तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 21 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। बहुत सारे प्रश्न आज हमारे पास में आ चुके हैं और यहाँ पर आपको 100% रियल प्रश्न ही देखने को मिलते हैं। कोई फेक प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा और हर एक प्रश्न के बारे में हम डिटेल में आपको जानकारी देते हुए भी आगे बढ़ते हैं, जिससे अगर उससे रिलेटेड कोई अन्य प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें भाई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि 30 नवंबर तक आपका हम एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं, तो सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। साथ ही साथ में ऐसे लोग जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है या जो लोग रिवीजन भी करना चाहते हैं, 2-3 दिन का समय बचा हुआ है और अपना एग्जाम किसी भी तरह से क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए हमने पीडीएफ लॉन्च की है। मात्र 15 रुपए में आप वो पीडीएफ प्राप्त करके अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने एग्जाम को 2 से 3 दिन में पीडीएफ पढ़ करके ही क्वालिफाई किया है। आपको अभी हम कुछ उदाहरण भी दिखा रहे हैं। जिन लोगों ने आज हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं, उन लोगों ने पीडीएफ ली थी और सबका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, तो आप भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जिन लोगों ने आज हमारे पास प्रश्न भेजे, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस वाला, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं, ठीक है। और इनके नंबर है 91, ठीक है। कृष्णकांत सोनकिया जी हैं, इन्होंने भी पीडीएफ ली थी, इनके 91 नंबर आए हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए रुचि शर्मा जी, और सर ये एनालिसिस है बस, इनके भी 91 नंबर आए हैं जनरल से, ठीक है। और इन्होंने भी पीडीएफ ली थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, मैथ पेडागोजी की जो 50 प्रश्न वाली पीडीएफ हमने भेजी थी, तो इन्होंने भी पीडीएफ ली थी और इनके 91 नंबर आए हैं, यहाँ पर क्वालिफाई कर गई हैं जनरल कैटेगरी से। इसके बाद में गोविंद गोविंद प्रसाद कुशवाहा जी, इनके 82 नंबर हैं और इन्होंने भी देखिए यहाँ पर पीडीएफ ली थी। पीडीएफ आपको दिख रही होगी 552 केबी की, ठीक है ना। और इनने भी जो है अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। तो इन लोगों ने पीडीएफ मंगा करके आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। आप भी चाहते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो पीडीएफ मंगा लीजिए। कैसे पीडीएफ को मंगाना है, तो कुछ आपको खास करना नहीं है। ये आपको स्कैनर दिख रहा है, इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इस स्कैनर पर मात्र 15 रुपए का पेमेंट आपको करना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। इसका फ़ोटो खींचेंगे, अपना गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम ओपन करेंगे, स्कैन करने वाले ऑप्शन में जाएँगे, ऊपर जो है गैलरी का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करके जैसे इस फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर सक्सेस जंक्शन नाम आ जाएगा, उस पर 15 रुपए का पेमेंट करना है और आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, ठीक है? या फिर इसको आप जैसे ही व्हाट्सएप पे डालेंगे, अपने आप ही वहाँ पर लिख कर के आ जाएगा पेमेंट करने के लिए, तो वहाँ से भी पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ में क्या-क्या रहेगा, तो पीडीएफ में हर सब्जेक्ट, मैथ मैथ रहेगा आपका, मैथ की पेडागोजी होगी, हिंदी होगा, ईवीएस होगा, अंतरिक्ष हो गया, स्पोर्ट्स हो गया और अब तक जितनी एनालिसिस करवाई है उसकी भी पीडीएफ आपको साथ में मिल जाएगी। आज मिट्टी का प्रश्न आया है, अपनी पीडीएफ से ही आया है, जो हमने पीडीएफ मिट्टी वाली पीडीएफ भेजी थी वहाँ से। समावेशी शिक्षा, ये सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। 1 से 2 घंटे में डेली पढ़ेंगे या फिर आप अगर कल पेपर है तो आज 5 घंटे लगातार पढ़ करके आप जा सकते हैं और एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। 2-3 बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का एग्जाम एनालिसिस। देखिए ये भी अपनी पीडीएफ से प्रश्न आया है, जो कल हमने महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस वाली पीडीएफ बनाई थी, वहां से ये प्रश्न आया है। वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। पहला प्रश्न है, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आइए देख लेते हैं। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सबको पता भैया। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने और कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन, याद रखना, स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन घोषित किया था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है, तो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। पहली बार यह दिन 1974 में मनाया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़ी हुई। देखिए, तो हर साल इस दिन को अलग-अलग देशों की मेज़बानी होती है। साल 2024 में इसकी मेज़बानी सऊदी अरब ने की है, ठीक है। इस दिन को गैर सरकारी संगठन, व्यवसाय और सरकारी संस्थाएं भी समर्थन देती हैं पर्यावरण में बढ़ावा देने के लिए। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को पर्यावरण और इसके संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना है। साल 2024 की थीम इससे पहली वाली वीडियो में बताई थी। 2022 और 23 की थीम आज देख लीजिए, हो सकता है 2022-23 की थीम पूछी जाए, क्योंकि एक साल पुराना करंट अफेयर भी पूछा जा रहा है। तो 2023 की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और साल 2022 की थीम है केवल एक पृथ्वी। ये आपका 2 थीम हमने और कवर करा दी। कुल मिलाकर के तीनों थीम 2022, 23 और 24 की भी हमने कवर करा दी है। कल वाली वीडियो में 2024 की कराई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है 1961 में अंतरिक्ष जाने वाला पहला मानव कौन था? या फिर कुछ लोगों ने ये भी बताया कि 1961 में अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाला पहला मानव कौन था? दोनों प्रश्नों का आंसर होगा यूरी गगारिन। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान थे। यूरी गगारिन एक सोवियत पायलट और अंतरिक्ष यात्री थे। 12 अप्रैल 1961 को उन्होंने वास्तवोक 1 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। यह यान वर्तमान कजाकिस्तान से उड़ा था और पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद रूसी शहर सारातोव के पास में उतरा था। तो पृथ्वी की परिक्रमा जो है इन्होंने ही पहली बार की थी, यूरी गगारिन ने। ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। गगारिन की इस उड़ान ने सोवियत संघ को अंतरिक्ष की दौड़ में अमेरिका से आगे बढ़ा दिया। ठीक है, हमने आपको कल ही बताया था, जब कल हम अंतरिक्ष वाली जो पीडीएफ हमने बताई थी, अंतरिक्ष वाली वीडियो करा रहे थे, उसमें बताया था कि अमेरिका और जो रूस है, इन दोनों में अंतरिक्ष को लेकर के झगड़ा चल रहा था, मतलब कि कौन किससे आगे निकले। तो सबसे पहले यूरी गगारिन गए, पृथ्वी का उन्होंने चक्कर लगाया और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कहलाए। अब तो भाई अमेरिका मतलब भौचक्का रह गया कि ये क्या हो गया। फिर अमेरिका ने अपना मून मिशन लॉन्च किया और वहाँ चंद्रमा पर गए। अब वो फेक है रियल पता नहीं। चंद्रमा पर जाकर के उन्होंने कहा कि हम भैया चंद्रमा पर पहुंच गए। तो ये सारी बातें वहाँ पर चलती रही थी। गगारिन को कई तरह के पदक और खिताबों से सम्मानित किया गया है। उनमें से एक खिताब था हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन। तो हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का खिताब किसे मिला है? यूरी गगारिन को। आगे बढ़ते हैं। 27 मार्च 1968 को मिग 15 नामक प्रशिक्षण विमान में दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको ध्यान देना है। अगला देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में कैसी मृदा पाई जाती है? मिट्टी वाली पीडीएफ में सेम टू सेम यही प्रश्न आपको मिल जाएगा। जो हमने मिट्टी वाली पीडीएफ आप लोगों को भेजी है, जिन लोगों ने पीडीएफ ली है, सेम टू सेम यही प्रश्न था। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आपको लैटेराइट मिट्टी मिलती है या फिर पहाड़ी मिट्टी मिलती है? देखिए, तो पहाड़ी क्षेत्रों में लैटेराइट और पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। इन दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन मिलेगा। दोनों के बारे में देख लेते हैं। लैटेराइट मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। वहीं पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो देखिए, इसमें कंकड़ और पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है। पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी होती है। ठीक है। उसके बाद में वन और पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो ये मिट्टियाँ पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट की ढलानों पर वर्षा वनों में ये मिट्टियाँ आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये आपका आंसर इसका सही हो जाएगा, लैटेराइट मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी, दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। और ये भी याद रखना, पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी कृषि और झूम खेती होती है। ये अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी खेती होती है? तो झूम खेती या फिर बागवानी खेती होती है। अगला देखिए, ऋतु करिधल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न आपका पूछा गया है ऋतु करिधल के बारे में। चंद्रयान 3 से यह प्रश्न आया है और चंद्रयान वाली वीडियो आज सुबह ही हमने बनाई है। चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों के बारे में पूरा डिटेल में आपको बता रखा है। उसकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं इसी पीडीएफ के साथ में। देखिए, तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है ऋतु करिधल को। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इनके बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान 3 मिशन में महिला वैज्ञानिक डॉक्टर ऋतु करिधल की अहम भूमिका रही है। चंद्रयान 3 मिशन को लीड करने वाली इकलौती महिला वैज्ञानिक ऋतु करिधल को भारत की रॉकेट महिला कहा जाता है या फिर रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण अन्य जानकारी देखिए। साल 1997 में इसरो से जुड़ी ऋतु करिधल ने चंद्रयान 2 मिशन में भी अहम भूमिका निभाई थी। साल 2020 में इसरो ने तय कर लिया था कि चंद्रयान 3 मिशन की जिम्मेदारी ऋतु करिधल को ही दी जाएगी, क्योंकि थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी। नहीं तो अपना चंद्रयान 2 लैंड कर ही चुका था। आज सुबह हमने पूरा आपको बताया है चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, चंद्रयान 3 के बारे में। वहाँ पर पूरी कहानी हमने आपको बताई है, किस किस तरह से अपना चंद्रयान उतरा, लेकिन जो लैंडर है वो सही से नहीं लैंड कर पाया और अपना प्रज्ञान रोवर घूमने गया था, नहीं जा पाया, उतर नहीं पाया। फिर उसके बाद उसका बड़ा भाई प्रज्ञान 3 गया चंद्रयान 3 में घुस करके। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं, आप लोग देख लेना। ठीक है। ऋतु करिधल को अन्य उपलब्धियां भी मिली हैं, जैसे कि यंग साइंटिस्ट अवार्ड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है। एरोस्पेस महिला उपलब्धि पुरस्कार, ये भी इनको मिला है। इनका जन्म 1975 में लखनऊ में हुआ था। बाकी ये सारी जानकारी आप देख लीजिएगा। अगला है, कौन सी चीज़ रिसाइकल की जा सकती है जिसे दोबारा निर्माण किया जा सकता है? CO2, ऊर्जा, N3 या फिर O3। तो कार्बन जो है वो रिसाइकल की जा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे फिर कार्बन का कोई भी अपरूप हो, उसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो इस पद्धति को हम कार्बन रिसाइकलिंग पद्धति कहते हैं। देखिए, एक बार अलग हो जाने और संसाधित होने के बाद CO2 को कई अन्य प्रक्रियाओं में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसका यूज छोटे पैमाने पर यूरिया बनाने में किया जाता है, उर्वरक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो उर्वरक वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसका इस्तेमाल शीतल पेय पदार्थ, जो कार्बोनेट होता है ना, शीतल पेय पदार्थ पेप्सी वगैरह आप पीते हैं, उसमें जो आपको हल्की हल्का झाग दिखाई देता है, वो इसकी वजह से ही दिखता है।
भोजन को संरक्षित करने, पीएच को संतुलित करने और पानी का उपचार करने आदि शीतलन प्रणालियों में और बहुत कुछ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है CO2 का, ठीक है। और यही प्रश्न एक और तरीके से बोला है बच्चे ने कि वातावरण में शीतलन का कार्य कौन सा तत्व करता है, तो उसका भी आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वाला आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व का जो है वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों के बारे में बता देते हैं, आज राष्ट्रीय पूछा है, कल आपसे विश्व का पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया था या फिर मान्यता प्रदान की गई थी 14 सितंबर 1949 को। इसके बाद में विश्व का देख लें तो हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। उसके बाद से भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेश में 10 जनवरी 2006 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा लिपिड नहीं है? लिपिड से संबंधित, यौगिक से संबंधित एक प्रश्न आया था। अब उसके ऑप्शन जो हैं आपके कुछ इस तरह से थे, देखिए। तो अब इसमें हम ऑप्शन की सही जानकारी मिल नहीं पाई है, लेकिन आपको बता देते हैं कौन-कौन सा लिपिड होता है, ठीक है। तेल शायद उसमें ऑप्शन था, वो तेल जो है आपका लिपिड नहीं होगा। देखिए, लिपिड को सामान्य भाषा में कई बार वसा भी कहा जाता है, परंतु दोनों में कुछ अंतर होता है। लिपिड प्राकृतिक रूप से बने अणु होते हैं, जिसमें आपका वसा हो जाएगा, मोम हो जाएगा, स्टेरॉल हो जाएगा। वसा घुलनशील विटामिन जैसे आपका विटामिन ए, डी और ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा 2 विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। उसके बाद में मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड, ये अन्य जो हैं वो आपके लिपिड के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे, इनमें से एक अलग दिया गया होगा। जो आपका अलग दिया गया हो शायद वो तेल है। अगर कुछ ऐसा दिया गया हो जो अलग से दिया गया होगा, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। लिपिड क्या-क्या होता है ये हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। सोलर सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, किस ऊर्जा में बदलता है? तो सोलर सेल जो होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। देखिए, तो सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल या फिर फोटोवोल्टिक सेल एक विद्युत उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल में सिलिकॉन से बने पतले अर्धचालक वेफर होते हैं। तो याद रखिएगा, सिलिकॉन का यूज होता है सोलर सेल बनाने में। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, ये प्रश्न भी आगे आपसे पूछा जाता है। सिलिकॉन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है और बेहतरीन अर्धचालकों में से एक यह होता है। तो ये आपके ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए जो हमने आपको बता दिए। एक बात आपको बता दें, प्रश्न थोड़े बहुत घुमा करके वो पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा-सा आप दिमाग लगाकर पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम को आसानी से क्वालीफाई कर जाएँगे। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, बाकी आपको मदद जो है वो पीडीएफ से मिल जाएगी। इसके बाद में हिंदी की बात कर लेते हैं। तो एक प्रश्न आपका तत्पुरुष समास से आया हुआ था। खूंटे के बल कूदना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? यह प्रश्न आया हुआ था। अवयव के आज जो है 2 प्रश्न देखने को मिले हैं और जो वाक्यों में चिन्ह पहचानना होता है उसका एक प्रश्न है। एक सर्वनाम है, एक विलोम है। गद्यांश पद्यांश आपके 15 नंबर के गद्यांश पद्यांश आ रहा है, उसी में आपसे व्याकरण पूछा जा रहा है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का एक प्रश्न है, एक प्रत्यय आपका पूछा गया है। बाकी पेडागोजी जो है वो अपनी हिंदी पेडागोजी वाली पीडीएफ से ही आ रही है, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है, वो पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ पढ़ लेना, आसानी से हिंदी पेडागोजी भी आप करके आ जाएँगे। चलिए बाल विकास की बात करते हैं। तो बाल विकास में लॉजिकल समझ पर आधारित लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसे ऐसे थे जो आप अपना दिमाग लगा करके सोच विचार करके कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद में आया था, बच्चों के भार को कम करने के लिए कौन सी शिक्षा नीति लागू की गई? यानी कि शिक्षा नीति से भी आपका एक प्रश्न आया हुआ था। अब भार में वजन नहीं है, बर्डन जो होता है बच्चों पर, उसको कम करने की बात किस शिक्षा नीति में की गई है? उसके बाद में एक प्रश्न आपका बुंट से पूछा गया था। थार्नडाइक का एक प्रश्न आया था। कोहल वर्ग की अवस्थाओं से 2 प्रश्न आज देखने को मिले हैं। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? यह प्रश्न आया था। एक प्रश्न आपका बच्चों में जो विकार होता है, विकार से एक प्रश्न था। एक प्रश्न वाइगोत्स्की से पूछा गया था। पियाजे से 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे। उसके बाद में समावेशी शिक्षा से भी आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। समावेशी शिक्षा की भी पीडीएफ आपको साथ में ही मिल जाएगी। जीन पियाजे के चरण से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। और नवजात बच्चों को क्या पसंद नहीं होता है? ऑप्शन में दिया गया था गोद में खिलाना या फिर आपका हाथ रगड़ना, ऐसे करके कुछ दिया गया था ऑप्शन में। वो आप ऑप्शन देख करके आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो नवजात बच्चे को क्या पसंद नहीं होता है, ये पूछा गया था। चलिए संस्कृत की बात करते हैं। तो संस्कृत में आपका पैराग्राफ दिया गया था। एक आपका 10 नंबर का गद्य खंड और 5 नंबर का पद्य खंड दिया गया था। 15 नंबर का आपका जो है ये टोटल मिलाकर के आ रहा है। और आपके गद्य और पद्य में ही आपसे जो है व्याकरण पूछी जा रही है, जिसमें आपका वाच्य परिवर्तन का एक प्रश्न था। एक प्रश्न आपका संधि का था। 2 प्रश्न आपके विभक्ति के पूछे गए थे।
बाकी आपकी पेडागोजी आ रही है। जीन पियाजे जी आज संस्कृत में पूछे गए थे, याद रखिएगा। एक प्रश्न उपसर्ग का लट लकार से 2 प्रश्न आए थे। शुद्ध वाक्य से 1 प्रश्न आ रहा है और प्रत्ययकृत प्रत्यय जो है वो आपका इसमें पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। कृत प्रत्यय आज आपके जो है संस्कृत में पूछा गया है। चलिए मैथ की बात करते हैं। कुछ सवाल एज इट इज़ हमारे पास में मैथ के आ गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न है, राकेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। तो राकेश की वर्तमान आयु आपको बतानी थी, ये आपका रेशियो का प्रश्न था। उसके बाद में 10 किलो 800 ग्राम और 720 ग्राम में क्या रेशियो होगा, यह आपसे पूछा गया था। किसी संख्या में ऐसा कुछ प्रश्न था, सही बता नहीं पाया जो मतलब जिन्होंने क्वेश्चन भेजा हमारे पास में, कि किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 आए, ऐसा इससे रिलेटेड जो है कुछ प्रश्न आपका पूछा गया था। बाकी सिंप्लीफिकेशन से आपके 5 से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपसे कैलकुलेशन करवाई जा रही है। एवरेज का आज बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं एक प्रश्न आया था, कुछ कह रहे हैं नहीं आया था, तो आप देख लेना। बाकी स्क्वायर रूट का आपका प्रश्न आया था, ठीक है। आज वर्ग करने का नहीं, वर्गमूल आपसे पूछा गया था। संख्या क्या थी एज इट इज नहीं पता चल पाया है। और आपकी जो पेडागोजी है, मैथ पेडागोजी, वो अपनी पीडीएफ से आ रही है। मैथ पेडागोजी की पीडीएफ पढ़ करके जाइए। 2 पीडीएफ मैथ पेडागोजी की दी है हमने, जिन लोगों ने मंगाई है, तो उसमें से आपकी जो है उस पीडीएफ में से आपकी पूरी मैथ पेडागोजी आ जाएगी। घनमूल का एक प्रश्न था। बाकी गणित शिक्षण विधियां, ये भी आपकी हमने गणित शिक्षण की अधिगम विधियां, ये भी पीडीएफ में करा रखा है, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। बाकी आयु के 2 प्रश्न थे, बॉडमास के 2 प्रश्न थे, चिन्ह परिवर्तन के 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर लोग बड़ा कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति बता रहा था कि सर हमने ऐसा प्रश्न था एक, जिसको हमने 3 से 4 बार सॉल्व किया, लेकिन वो प्रश्न सॉल्व ही नहीं हुआ। ठीक है ना? शायद हो सकता है वो प्रश्न गलत हो। इसके बाद में एक प्रश्न आपका परिमाप से पूछा गया था। अब किसका परिमाप था ये भी नहीं पता चल पाया है, लेकिन कुछ इस तरह के प्रश्न आपके मैथ्स में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, पेपर की आपको बता दें, अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर जाएँगे, तो आप आसानी के साथ में क्वालीफाई हो जाएँगे। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न थोड़े से घुमा करके पूछे जाएँगे, लेकिन थोड़ा-सा दिमाग लगा कर पढ़ेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सभी प्रश्नों को। ठीक है? आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो आप अपने प्रश्नों को ज़रूर भेजना। बाकी जिनको भी पीडीएफ लेना है, वो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट खींचने के बाद में आपको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम में जाना है। स्कैनर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। गैलरी का आइकन आएगा, गैलरी के आइकन पर क्लिक करते ही ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट करनी है। सक्सेस जंक्शन का नाम आ जाएगा। ₹15 पे करना है। ₹15 पे करके उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर आपको भेज देना है, 7052547003, और तुरंत आपको पीडीएफ प्राप्त कर लेना है। अगर पीडीएफ प्राप्त करने में थोड़ी-सी देरी होती है, तो आपको एक बार व्हाट्सएप की डीपी देख लेना है। डीपी पर हम अपडेट कर देते हैं कि अभी जैसे एग्ज़ाम एनालिसिस चल रहा है, तो 2 घंटे के लिए पीडीएफ भेजना बंद रहता है, क्योंकि लोग एग्ज़ाम एनालिसिस में लगे होते हैं। ठीक है? रात को 10 बजे के बाद पीडीएफ नहीं भेजी जाती है। 10 बजे के बाद जो लोग भी मैसेज करते हैं, उनको सुबह 4 बजे पीडीएफ भेजी जाती है। ठीक है? और 10 बजे तक जिन लोगों ने मैसेज किया होता है, उन्हें 10 बजे भेज दी जाती है, और एक-एक व्यक्ति को पीडीएफ भेजी जाती है। किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है भैया। अगर कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करता है आकर के, तो बिल्कुल यकीन मत करना, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है। आपने ऊपर स्क्रीनशॉट में देख लिया, जिन-जिन लोगों ने पीडीएफ मंगाई थी, वो लोग क्वालीफाई किए हैं। हमने आपको दिखाया भी कि हमने उन लोगों को पीडीएफ भेजा भी था। तो सबके पास में पीडीएफ जाती है सुबह 4 बजे। तो हर हाल में हर एक व्यक्ति के पास में हम चुन-चुन करके एक-एक व्यक्ति देख लेते हैं, भैया कोई रह तो नहीं गया है, कोई रह तो नहीं गया है। फिर सुबह हम डीपी लगा देते हैं कि सुबह 4 बजे तक सबकी पीडीएफ भेज दी गई है, कोई रह गया हो तो दोबारा मैसेज कर दे, ठीक है ना? तो हर एक व्यक्ति को पीडीएफ भेजी जाती है। भैया हम क्यों नहीं भेजेंगे? हम तो चाहते हैं सब लोग क्वालीफाई कर जाएँ, ठीक है? चलिए, मिलते हैं आपकी सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती रहती है, ठीक है? जो आपकी एनालिसिस वाली पीडीएफ होती हैं, वो 2 दिन बाद वहाँ पर डलती रहती है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी सारी पीडीएफ आप मात्र ₹15 दे करके परचेज़ कर सकते हैं, और आप अच्छे से तैयारी करके जा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।